हेलो एवरीवन, सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या होता है उसके बारे में बात की, ऑब्जर्वेशन क्या था उसके बारे में बात की, कॉन्क्लूजन क्या आया उसके बारे में बात की। आज अपन बात करने जा रहे हैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। इन कॉन्क्लूजन से, एक्सपेरिमेंट से, ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने एटम के बारे में क्या मॉडल दिया उसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे कंटिन्यूअसली बात करेंगे। ठीक है, कुछ होमवर्क पेंडिंग था नहीं अपना। चलिए स्टार्ट करते हैं। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात कर रहा हूं। हेडिंग अपनी लास्ट क्लास में भी यही थी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। आज रियलिटी में मॉडल की बात करेंगे। अभी तक एक्सपेरिमेंट वगैरह की बात की अपन ने। ठीक है, अब अपन बात करने वाले एटॉमिक मॉडल। डी पार्ट पे आता है एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये देखिए अपन ने ये बोला था मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल। कंक्लूजन क्या आया था कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी। एंड सेकंड नंबर पार्ट आया था कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज इज कंसंट्रेटेड इन द स्मॉल रीजन ऑफ द एटम। यहीं से ये स्टार्ट करेगा एटॉमिक मॉडल। देखिएगा क्या फर्स्ट नंबर पॉइंट, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज and complete positive charge and almost complete mass, almost पूरा नहीं, almost complete mass is concentrated in the small region of the atom which is known as nucleus. Complete positive charge and almost complete mass is concentrated in the small region of the atom which is known as nucleus. ये इसका फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पॉइंट था एटॉमिक मॉडल का। अगर अब आपसे पूछा जाए कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की तो आपका आंसर होगा रदरफोर्ड। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस सबसे फर्स्ट टाइम यही आया है। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस इज रदरफोर्ड। ओके, चलिए सेकेंड नंबर पॉइंट देखिएगा क्या था। साइज ऑफ द एटम मीन्स रेडियस की बात होगी। आर ए का मतलब एटम, 1 एंगस्ट्रॉम, ये ए का मतलब एंगस्ट्रॉम है। इसका मतलब ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। साइज ऑफ द न्यूक्लियस Rn इज 1 फर्मी मीटर। Fm का मतलब फर्मी मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। ये आ जाएगा। साइज ऑफ द एटम 1 एंगस्ट्रॉम है, साइज ऑफ द न्यूक्लियस 1 फर्मी मीटर है। उसने एक पॉइंट बोला था, सुनिएगा बात को। उन्होंने एक पॉइंट बोला था रदरफोर्ड ने कि जिस टाइप से फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल होती है उसी टाइप से एटम में न्यूक्लियस की पोजीशन होती है। उसी टाइप से एटम में न्यूक्लियस की पोजीशन होती है। ये किसने बोला? रदरफोर्ड ने। उसका कहने का मतलब ये था कि न्यूक्लियस जो होता है वो एटम के कंपैरेटिव में बहुत स्मॉल साइज का होगा। बिल्कुल सही बात है,
देखिएगा मैं आपको बताता हूं, अगर अपन इस पॉइंट पे बात करें तो रेडियस ऑफ एटम टू रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का अगर आप रेशियो देखोगे तो ये आएगा 10⁻⁻10 अपॉन 10⁻⁻15 मीन्स 10⁻5 ये आएगा। मैं आपसे ये बोलता हूं, सुनिएगा बात को, मैं अगर आपसे ये बोलता हूं क्या कि अगर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस को अगर 1 सेंटीमीटर कंसीडर किया जाए, एक 1 सेंटीमीटर का रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ किया जाए तो इतना सा आएगा, ठीक है, वो तो हो गया न्यूक्लियस। तो रेडियस ऑफ एटम आएगा 10⁻5 सेंटीमीटर, कितना आएगा 10⁻5 सेंटीमीटर। 10⁻5 सेंटीमीटर का मतलब समझते हो 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर की रेडियस लो और उसका एक सर्किल ड्रॉ करे तो वो तो होगा एटम, और 1 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल जो होगा वो होगा न्यूक्लियस। अब बताओ बड़ा कौन? ये तो कह रहा था फुटबॉल के ग्राउंड, मैं कह रहा हूं फुटबॉल का ग्राउंड नहीं, उससे भी बड़ा है एटम तो, और न्यूक्लियस, उस न्यूक्लियस की जो पोजीशन है वो तो फुटबॉल से भी छोटी हो जाएगी। ओके, तो ये है। यहां पे एक अच्छा सा क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है, क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, the space occupied by nucleus in the atom, the space occupied by the nucleus in atom। ये आपसे क्वेश्चन के फॉर्मेट में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिएगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस इन द एटम, तो क्या है स्पेस? जब भी पूछेगा इसका मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वॉल्यूम की बात कर रहा है। अगर वॉल्यूम की बात कर रहा है उस कंडीशन में देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस टू वॉल्यूम ऑफ द एटम ये होगा 4/3 पाई आर एन का क्यूब अपॉन 4/3 पाई आर ए का क्यूब, ये आ जाएगा। 4/3 से 4/3 कैंसिल हो गया, ये हो गया 10⁻⁻15, ये 10⁻⁻10, इसका कीजिएगा होल क्यूब, ये हो जाएगा 10⁻⁻15। क्या हो जाएगा? 10⁻⁻15। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू वॉल्यूम ऑफ एटम जो आएगा वो 10⁻⁻15 आएगा। इसका मतलब एटम का 10⁻⁻15 पार्ट ऑक्यूपाई करता है कौन? न्यूक्लियस। मतलब बहुत छोटा पार्ट, बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है। ये क्वेश्चन इस टाइप से बनाया जा सकता है। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट। एक तो बात हो गई न्यूक्लियस क्या है, सेकंड नंबर साइज ऑफ एटम एंड साइज ऑफ द न्यूक्लियस हो गई। थर्ड नंबर पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड। इलेक्ट्रॉन्स तक की बात मालूम है अपन को। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व्ड around the electrons are revolved around the nucleus in circular path। याद करो जे थॉमसन ने बोला था कि जे थॉमसन ने बोला था इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड। इसने कहा इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड तो नहीं है, सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। ये हो गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 क्या है? पॉइंट नंबर 4 सुनिएगा। पॉइंट नंबर 4 क्या है? सुनिएगा। साइज ऑफ द न्यूक्लियस अगर बात करूं वो डिपेंड करती है, मींस रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a raised to the power 1/3। a is the mass number। radius of nucleus is equal to r naught a raised to the power 1/3, where r naught जो होगा वो कांस्टेंट है। r naught कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू वैसे तो वेरिएबल होती है, लेकिन अपन 1.25 फर्मीमीटर लेंगे अगर गिवन नहीं है तो।
और अगर गिवन है तो उस कंडीशन में गिवन होगी 1.2 से लेके 1.5 तक, 1.2 से लेके 1.5 तक गिवन होगी। अगर गिवन होगी तो नहीं गिवन है तो 1.25 फर्मी मीटर का यूज कीजिएगा। ये रेडियस ऑफ दी या साइज ऑफ दी न्यूक्लियस हो जाएगी Rn इज इक्वल टू R नॉट ए रेस टू दी पावर 1/3। चले आगे, इसके ऊपर प्रॉब्लम देखिएगा आप। आइए, मैंने आपको बोला है कि जितना जहां कहीं पे भी प्रॉब्लम बनने की पॉसिबिलिटी होगी मैं आपको हर क्वेश्चन से वाकिफ करवाऊंगा कि हाँ बन सकता है। देखिएगा, सेकेंड नंबर प्रॉब्लम देखिएगा, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड। कैलकुलेट रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 27 न्यूक्लियस। मैं आपको मोस्ट ऑफ द केस में कह रहा हूं आपको पावर 1/3 सॉल्व करना है, तो एग्जामिनर आपको क्यूबिक वैल्यू ही देगा, जैसे 8 देगा, 27 देगा, 64 देगा, 125 देगा, ये एग्जामिनर का ट्रेंड रहेगा। अब आप बोल रहे हो कि सर नहीं दिया, तो अगर नहीं देगा ना तो इसका मतलब सिंपल सी बात है वो पावर 1/3 आपको देगा, क्यों पावर 1/3 अपन सोल्व थोड़ी करेंगे। ठीक है, देखो अपन को मालूम है कि रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो होती है वो होता है R नॉट ए रेस टू दी पावर 1/3, Rn इज इक्वल टू R नॉट 1.25 फर्मी मीटर, 27 की पावर 1/3 ये हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3.75 फर्मी मीटर, 3.75 फर्मी मीटर हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या Rn। ठीक है, ये कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। इसी टाइप से कोई और भी दिया जा सकता है आपको। कितने पॉइंट हो गए? 4। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में ही बात कर रहे हैं डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस। देखिएगा क्या है डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस, क्या पॉइंट आएगा। जिसकी भी डेंसिटी कैलकुलेट करनी हो, आपको मालूम है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये आ गया, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है, मैं न्यूक्लियस की बात कर रहा हूं तो वो होता है A अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई Rn का क्यूब। न्यूक्लियस का वॉल्यूम चाहिए तो Rn का क्यूब पढ़ना पड़ेगा। ओके, 3A अपॉन 4 पाई Rn का क्यूब करोगे तो ये रहा Rn का क्यूब कर दीजिएगा R नॉट की पावर 3 इंटू A से A कैंसिल हो गया। डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस 3 अपॉन 4 पाई R नॉट का क्यूब। 3 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, R नॉट कांस्टेंट, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस क्या होगी? कांस्टेंट होगी। इसका मतलब सारे न्यूक्लियस, मैं एटॉमिक डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, बी केयरफुल, मैं एटॉमिक डेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, वो आप पीरियोडिक टेबल वगैरह में पढ़ेंगे। एटॉमिक डेंसिटी की बात नहीं चल रही है, वो वेरिएशन में होती है। सॉरी, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस जो होगी वो हमेशा क्या होगी? कांस्टेंट होगी। सबकी डेंसिटी क्या आएगी? न्यूक्लियस की सेम ही आएगी। ये देखिएगा, ठीक है। अब ये कौन से ऑर्डर की आएगी वो देखते हैं। मींस इसकी ऑर्डर, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूं, ऑर्डर की बात कर रहा हूं। ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी, अभी इसके ऊपर भी क्वेश्चन देखेंगे अपन। ऑर्डर ऑफ द डेंसिटी क्या होगा? देखिएगा, ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। अपन को मालूम है न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, तो उसका मास जो होता है वो 10⁻⁻27 kg में होता है। ओके, 10⁻⁻27 है और यहाँ पे न्यूक्लियस का क्यूब करोगे तो -45 आएगा, ऊपर जाएगा तो बचेगा 10⁻18। कितना बचेगा? 18। तो अगर आप अप्रोक्सीमेट बात करोगे 10⁻17 किलोग्राम
पर मीटर क्यूब ऑर्डर का आएगा। ये 10⁻⁻27 हो गया किलोग्राम में, ये माइनस का 45 हो गया, ऊपर गया तो 10⁻18। लेकिन देखो 4 पाई वगैरह को सोल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट जो आएगा वो 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब रेंज का आएगा, इस ऑर्डर का आएगा। ठीक है, चले आगे देखिएगा। इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द डेंसिटी of hydrogen nucleus is 2 into 10⁻17 kilogram per meter cube, then calculate density of oxygen nucleus. Then density of oxygen nucleus. If the density of hydrogen nucleus is 2 into 10⁻17 kilogram per meter cube, then calculate the density of oxygen nucleus. ऑक्सीजन न्यूक्लियस की डेंसिटी आपको कैलकुलेट करनी है। ओके, ऑक्सीजन न्यूक्लियस की डेंसिटी आप कैलकुलेट करोगे तो आपको तो मालूम है डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस कांस्टेंट है, डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब अभी ये हो जाएगा कि डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस भी जो आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी 2 into 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2 into 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी ऑफ क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है बात, चले आगे, चलिए आगे बात करते हैं। कितने पॉइंट हो गए, 5 नंबर पॉइंट हो गए। 6 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। सिक्स नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। number of alpha particle scattered at any angle theta। 6 नंबर पॉइंट पे बात करते हैं। नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एंगल थीटा जो होंगे n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाई 2 की होल पावर कितनी हो जाएगी, 4। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आएगा। इसको मैं प्रूव भी करके आपको बता सकता हूं, एक रफली आइडिया देता हूं। n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाई 2 की होल पावर कितनी है, 4 है। सुनिएगा बात को, थीटा आप 0 रखते हो तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। 1/0 क्या होगा, 1/0 क्या होगा, इंफिनिटी होगा। 1/0 इंफिनिटी का मतलब मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन चले गए। डिफ्लेक्टेड एंगल थीटा 0 है तो मींस विदाउट डिफ्लेक्शन, तो अपने लिखा ना मोस्ट ऑफ द एल्फा पार्टिकल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव कर गए, सही है। सेकेंड नंबर सुनिएगा, सेकेंड नंबर पॉइंट सुनिएगा। अगर आप थीटा 180 लेते हो तो साइन 180 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, साइन 90 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो n की वैल्यू भी हो जाएगी 1। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और आपको मालूम है कि एक एल्फा पार्टिकल वापस अपने पाथ पर क्या हो गया, रिटर्न हो गया, वापस अपने पाथ पर क्या हो गया, रिटर्न हो गया। ये इसका मतलब फॉर्मूला तो सही है। तो नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एंगल थीटा n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 साइन थीटा बाई 2 की होल पावर 4। सिंपल सा क्वेश्चन और बताता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने बोला ना आपको जितनी पॉसिबिलिटी होगी सारे क्वेश्चन बता दिए जाएंगे आपको। नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल, नंबर ऑफ एल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एंगल
60 degree is 120. Then calculate number of alpha particle deflected at 90 डिग्री। 90 डिग्री पे बताना है कितने अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड होंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलो करो, सुनिएगा। n जो होगा वो साइन रेस टू दी साइन थीटा बाई 2 की होल पावर क्या होगा 4 होगा, ये लीजिए। अगर ये है तो देखो 60 डिग्री पे 120, ये लो 120 डिवाइड बाई इस बार n, इसके लिए थीटा ऊपर जाएगा 90/2, इसके लिए थीटा जो है वो कितना था 60/2, होल पावर कितनी लगेगी 4, ये लग जाना चाहिए। 120 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू साइन 45 अपॉन साइन 30 डिग्री की होल पावर 4। 120 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू साइन 45 1/√2 एंड साइन 30 1/2, होल पावर आ जाएगी 4। ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2 का मतलब हो गया √2 का पावर 4, तो √2 लिखोगे तो आ जाएगा 4। तो n इज इक्वल टू थीटा, n इज इक्वल टू 30 पार्टिकल आ जाएंगे। जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा पार्टिकल क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। 0 पे सबसे ज्यादा, फिर 180 पे सबसे कम 1। तो इसका मतलब अगर थीटा बढ़ता है उस कंडीशन में पार्टिकल कम होते जाएंगे। देख लो 30 है और पहले कितने थे 120। ये नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्टेड एट एंगल थीटा ये आ गया है। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का लास्ट पॉइंट बोले तो वो है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हटा देता हूं इसको, लास्ट पॉइंट पे आ रहे हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, 7वां नंबर पॉइंट। मैं आपको दोनों तरीकों से समझा दूंगा, पहले ये समझा देता हूं कि हाँ कैसे आएगा और उसके बाद अपन जो है वो बात करते हैं, ठीक है। 7 नंबर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये दे रखा आपको। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आपसे पूछा जा रहा है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये आपसे पूछा जा रहा है। कैसे करना है सुनिएगा बात को। मीन्स अल्फा पार्टिकल जब ये न्यूक्लियस मान लिया जाए, अल्फा पार्टिकल इसके पास में आता तो कितना पास में आएगा न्यूक्लियस के, उसके बाद वापस क्या कर जाए, टर्न अवे हो जाए, मीन्स वापस दूर चला जाए, उसी को अपन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। ठीक है, सुनना बात को आराम से। ये वापस क्यों जाता है, इस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच, सॉरी इस न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल के बीच में क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। क्यों लगता है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। दोनों पॉजिटिव चार्ज में क्या होगा, रिपल्शन होगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है बात, सुनना अब आगे क्या कहने वाला हूं। अगर यहां पे रिपल्शन फोर्स जितना ज्यादा लगेगा उतना ये इसके पास नहीं आएगा। अगर रिपल्शन फोर्स ज्यादा लगेगा तो ये दूर से ही वापस चला जाएगा, और रिपल्शन फोर्स अगर कम लगेगा तो इसका मतलब ये इसके पास में आता जाएगा और उसके बाद जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर मैं किसी को रिपेल कर रहा हूं, पहले ही धक्का मार दूं तो वो दूर से ही दूर चला जाएगा। ठीक है, और अगर मैं धक्का मारने की टेंडेंसी न्यूक्लियस की कम है, मींस रिपल्सिव फोर्स कम लगा रहा है, तो न्यूक्लियस पास में आएगा, उसके बाद दूर हो जाएगा। समझ में आ रही है।
अब धक्का मारने की टेंडेंसी क्या होती है, न्यूक्लियस का चार्ज ज्यादा होना चाहिए, न्यूक्लियस का क्या होना चाहिए, चार्ज ज्यादा होना चाहिए, और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है, 1 यूनिट। अगर किसी न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन है, अपन बोलते हैं एटॉमिक नंबर Z होता है, तो Z प्रोटॉन है तो उसका चार्ज होगा Z इंटू एक प्रोटॉन का चार्ज, और एक प्रोटॉन का चार्ज होता है प्लस का E, तो ZE। तो मैं ये बोलूं कि इसका चार्ज ज्यादा तभी होगा जब Z ज्यादा होगा, Z ज्यादा होगा तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा लगेगा तो वापस अल्फा पार्टिकल बैकवर्ड डायरेक्शन में, यही बात हुई। इसका मतलब Z ज्यादा होगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो ज्यादा होगी, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वो ज्यादा होगी, मींस न्यूक्लियस दूर से ही, अल्फा पार्टिकल दूर से ही चला जाएगा। इस Z की वैल्यू अगर कम हुई तो उसका मतलब ये होगा, इस Z की वैल्यू अगर कम हुई तो इसका मतलब अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक आएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कम होगी। समझ में आ रही बात? तो मैंने तो बोल दिया जिसका Z ज्यादा उसके लिए डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ज्यादा होगी, ये तो मैंने आपको इससे समझाया। अब फॉर्मूले से देखते क्या होगा, फॉर्मूला डिराइव करके बता देता हूं कैसे होता है। ये न्यूक्लियस है, ये लीजिएगा, इट इज न्यूक्लियस। ये अल्फा पार्टिकल यहां से आ रहा है, ये लीजिएगा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए जो है यहां आएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, वापस टर्न हो जाएगा ऐसे। ये वाली जो डिस्टेंस है यहां से लेके यहां तक की, इसे अपन आर नॉट बोल रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच आर नॉट, ये लो, ओके। अगर ये ज्यादा दूर से वापस चला जाएगा तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच इंक्रीज हो जाएगी। ये पॉइंट बी है, मैंने माना मैंने इसे इंफिनिटी से भेजा है, कहां से भेजा है, इनफाइनाइट से। यहां पे x इज इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट, यहां पे x इज इक्वल टू क्या है, यहां से डिस्टेंस देखनी, x इज इक्वल टू यहां पे r नॉट, ओके। अब सुनना बात को, आराम से सुनिएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो बताता हूं आपको। पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो होती है K Q1 Q2 बाई R। अगर अट्रैक्शन का फोर्स है तो रहेगा नेगेटिव में, और रिपल्शन का फोर्स है तो रहेगा पॉजिटिव। अट्रैक्शन के फोर्स के लिए नेगेटिव फॉर अट्रैक्शन के लिए। अब आपको तो मालूम है रिपेल हो रहा है तो पॉजिटिव साइन लेना है, पॉजिटिव किसके लिए, फॉर रिपल्शन के लिए, ये लीजिएगा। अट्रैक्शन हो गया, रिपल्शन हो गया, ये बात हो गई। सुनिएगा बात, जब आप आर इंफिनिटी रखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। तो सुने, यहां पे इस वाले पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तो है जीरो, और काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम। इस वाले पॉइंट पे पहुंचूंगा तो यहां पे इलेक्ट्रॉन रुक गया है, मींस काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्स। क्यों, इससे कम डिस्टेंस हो नहीं सकती है। डिस्टेंस की वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब मेरे को कुछ नहीं करना है, मेरे को तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है। एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी, ये रखना है। एनर्जी एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट पॉइंट बी हो जाएगा। इन दोनों को बराबर कीजिएगा। यहां पे काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv², यहां पे पोटेंशियल एनर्जी आएगी k, अल्फा पार्टिकल का चार्ज 2e, उसका चार्ज ZE अपॉन R0। मेरे को तो R0 कैलकुलेट करना है, R0 हो जाएगा 4k ZE² अपॉन mv²। R0 इज इक्वल टू 4k ZE² अपॉन mv²। यहां से आप क्लियरली देख सकते हो R0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z। Z जितना ज्यादा होगा R0 की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी, R0 की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन बना के दिया जा सकता है आपको, क्या
in which of the following metal distance of closest approach for alpha particle is minimum? ऑप्शन दे दिया आपको इस टाइप से, गोल्ड, ठीक है, कॉपर, सिल्वर एंड प्लेटिनम। इसका Z दे रखा है, Z दे रखा है, Z दे रखा है, Z दे रखा है 29, 47, 79 और 80 ये दे रखे। अब आपको मालूम है कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फॉर अल्फा पार्टिकल मिनिमम तब होगा जब Z की वैल्यू क्या हो, मिनिमम। और Z मिनिमम किसके लिए दे रखा है, सेकंड के लिए दे रखा है, सेकंड के लिए मिनिमम है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, बी। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ गया आपको ये? चलिए आगे, चलिए आगे बात करते हैं, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के कंप्लीट 7 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, इसके बाहर कुछ भी नहीं है। अब ज्यादा ये हो सकता है क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कैलकुलेट करवा सकता है, तो 4kZe² अपॉन mv² सबकी वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। m इज द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जो 4 AMU होता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसके बारे में बात करते हैं सबसे पहले। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, क्या ड्रॉबैक है उसके बारे में बात करेंगे अब अपन। देखिएगा ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या क्या है। फर्स्ट ड्रॉबैक की बात करते हैं, it could not explain the हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वगैरह क्या होते हैं इसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। एक तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया ही। सेकंड नंबर सुनिए, मेन मुद्दे की बात ये, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये एटम की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। अब एटम की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, सुनिएगा आप कि एटम की स्टेबिलिटी कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। एक मैक्सवेल साइंटिस्ट था, जैसे इसने बोला ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करता है, तो उसने मैक्सवेल ने बोल दिया, देखो गलत बोल रहे हो आप। मैक्सवेल ने कहा अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा ना तो वो अपनी एनर्जी लॉस करेगा। एनर्जी लॉस करेगा तो सर्कुलर पाथ की रेडियस जो होती जाएगी वो कम होती जाएगी, पाथ स्पाइरल होता जाएगा और एटलीस्ट मतलब एट लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिर गया फिर तो स्टेबिलिटी का आएगी, बताओ। आपने तो कहा ना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करेगा, अब ये कह रहा है ये तो गिर जाएगा तो फिर स्टेबिलिटी का आएगी। तो रदरफोर्ड से पूछा बताओ एक्सप्लेन करो, तो उसने कहा मेरे को तो नहीं पता, है ना। रदरफोर्ड से पूछा एक्सप्लेन करो तो उसने कहा मेरे को नहीं पता। इसका मतलब ये ड्रॉबैक हो गया। तो देखिएगा
अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल नाम का साइंटिस्ट आया। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, व्हेन वन चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल है, व्हेन वन चार्ज पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड या रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, व्हेन वन चार्ज पार्टिकल इज रिवॉल्व अराउंड another charge particle, then it continuously lose energy and path of charge particle becomes spiral, and at last electron fall into nucleus। ये तो अपन ने पढ़ चुके हैं 9th-10th क्लास में भी, ये इसका ड्रॉबैक था। मीन्स ये न्यूक्लियस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो उसके सर्कुलर पाथ की रेडियस कम होती जाएगी, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो न्यूक्लियस में गिर जाना चाहिए। अगर ऐसा है, ये देखो, ये जाके गिर जाएगा। स्टेबिलिटी का है, पाथ कैसा हो जाएगा, स्पाइरल हो जाएगा। ये किसका ड्रॉबैक था? इट इज अ ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अपना कंप्लीट हुआ। कंक्लूजन की बात, मेन मुद्दे की बात ये निकली, यहां पे न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो गई है। चले आगे, नेक्स्ट। अब अपन बोर एटॉमिक मॉडल पे आना चाह रहे हैं, लेकिन बोर एटॉमिक मॉडल में कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी आने वाली है, मींस वेवलेंथ वगैरह, तो उनको अपन अब डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। देखिए, ड्वेल नेचर ऑफ लाइट। ड्वेल नेचर ऑफ लाइट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसके बारे में बात करने वाले। अब यहां पे कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, उनकी मीनिंग्स वगैरह जो है वो आगे आपको समझ में आती जाएगी। ठीक है, ड्वेल्स नेचर ऑफ लाइट। मैक्स प्लांक वगैरह ये साइंटिस्ट थे, कुछ इधर से आइंस्टीन वगैरह जब डिस्कवरी कर रहे थे, तो इन्होंने बोला देखो, लाइट जो होती है ना, वो वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है। कौन सा नेचर रखती है? वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है। सन से अपने पास लाइट आती है इन द फॉर्म ऑफ वेव, इन द फॉर्म ऑफ रे, मीन्स वेव नेचर है, कंटिन्यूअस पाथ है, ऐसा थोड़ी ना बीच में कहीं पे रुक जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उन्होंने बोला कि लाइट जो होती है वो दोनों नेचर रखती है, वेव नेचर भी रखेगी और पार्टिकल नेचर भी रखेगी। तो पहला पॉइंट यही है मेरा, लाइट possess dual nature. It means it has both wave and particle nature. इसमें वेव नेचर भी होगा और कौन सा नेचर होगा? पार्टिकल नेचर भी होगा। लाइट पजेस ड्वेल नेचर। लाइट में कौन सा नेचर है? ड्वेल नेचर है। इट मींस इट हैज बोथ वेव
एंड पार्टिकल नेचर। दोनों नेचर है, वेव नेचर भी है और कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है। उन्होंने कहा कुछ फिनोमिना है जो वेव नेचर से एक्सप्लेन होंगे, कुछ फिनोमिना है जो उस टाइम एक्सप्लेन किए गए पार्टिकल नेचर से भी होते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट को पार्टिकल नेचर से भी क्या किया गया, प्रूव किया गया। देखो कौन कौन से थे, ठीक है। अब मैं यहां पे एक टेबल फॉर्म बना लेता हूं जिससे आपको आइडिया रहे। हाँ, वेव नेचर ये रहा, इधर लिख देता है वेव नेचर और इधर लिख देता हूं पार्टिकल नेचर। ये लीजिए वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर। वेव नेचर में क्या होता है, सुनिएगा बात को। वेव नेचर में जो वैल्यू होती है ना वो कंटिन्यूअस मैनर में होती है, ये इस टाइप से। अगर कोई वैल्यू होगी ना तो ये कंटिन्यूअस चलेगी, ये लो ये कंटिन्यूअस मैनर है। पार्टिकल नेचर में अगर आप बात करोगे ना तो वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं होती, ये इस टाइप से होती है। ये वैल्यू होगी, फिर कुछ वैल्यू ये होगी, तो ये देखो, उसके बाद सीधी ये वैल्यू आई, फिर सीधी ये वैल्यू आई, फिर सीधी ये वैल्यू आई। तो कुछ डेफिनेट वैल्यू ही होती है, कुछ डेफिनेट वैल्यू ही होगी। यहां पे सारी वैल्यू है, ठीक है। तो वेव नेचर जो होता है वो कंटिन्यूअस मैनर का होता है, जबकि पार्टिकल नेचर जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस मैनर का होता है, कुछ स्पेशल वैल्यू ही रखता है। उस स्पेशल वैल्यू रखने को अपन बोलते हैं क्वांटाइज्ड है। कैसी है, क्वांटाइज्ड है। लाइट कैसी है, क्वांटाइज्ड है। तो देखिएगा वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के अकॉर्डिंग मैं ये बोल सकता हूं कंटिन्यूअस फॉर्म है ये। फर्स्ट नंबर पॉइंट, कंटिन्यूअस फॉर्म, continuous form, it means it has infinite value। कितनी वैल्यू होगी, इनफाइनाइट वैल्यू। मीन्स 1 है तो 1.1 भी होगा, 1.2 भी होगा, 1.3 भी होगा, 1.4 भी होगा, इस टाइप से। ये डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। इट मीन्स फिक्स पर्टिकुलर वैल्यू या डेफिनेट वैल्यू ही होगी। इसमें क्या होगी, डेफिनेट वैल्यू होगी, जिसे अपन बोलते हैं क्वांटाइज्ड वैल्यू है। सेकेंड नंबर, इस वेव नेचर की कंटिन्यूअस फॉर्म होती है, उधर डिसकंटिन्यूअस फॉर्म है। वेव नेचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी इसकी वो होगी वेवलेंथ। अभी आगे बात करेंगे वेवलेंथ क्या होता है। इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है पार्टिकल नेचर की वो होती है मोमेंटम। कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगा वो होगा इसका मोमेंटम। अगर कोई भी मैटर मोमेंटम रखता है, मोमेंटम होता है m इंटू वी, जैसे अपना मोमेंटम होता है m इंटू वी, जो भी रखता है वो तो होता है पार्टिकल नेचर। और जिसमें भी वेव नेचर होगा अगर उससे रिलेटेड कोई वेवलेंथ एसोसिएटेड है, अगर वेवलेंथ एसोसिएटेड है इसका मतलब वेव नेचर रखेगा, और अगर मोमेंटम एसोसिएटेड है तो इसका मतलब कौन सा नेचर रखेगा, पार्टिकल नेचर रखेगा। इतनी बात समझ में आई आपके। चले आगे, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, ये तो हो गया वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर के बारे में बात हो रही है। थर्ड नंबर, कौन कौन से फिनोमिना जो है वो वेव नेचर से एक्सप्लेन किए जाते हैं। मैं बात करूं इंटरफेरेंस, अभी ध्यान रख रहे हैं बस आपको, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन आर एक्सप्लेन बाय वेव नेचर, एक्सप्लेन्ड बाय वेव नेचर। ओके, इधर अगर मैं बात करूं ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नेक्स्ट अगर अपन बात करें ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बाद में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आर एक्सप्लेन बाय पार्टिकल नेचर।
ये बेसिक आइडिया था ड्वेल नेचर ऑफ लाइट का। सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कौन से नेचर के थ्रू, लाइट के कौन से नेचर के थ्रू एक्सप्लेन होगा, तो अपना आंसर जाना चाहिए। अपना आंसर क्या होगा? अपना आंसर होगा क्या? लाइट के पार्टिकल नेचर के थ्रू। इंटरफेरेंस किसके थ्रू एक्सप्लेन होगा? तो आपका आंसर होगा वेव नेचर के थ्रू। इतनी बात क्लियर है? बोलो, ये ड्वेल नेचर ऑफ लाइट है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। आइएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसे अपन क्या बोलते हैं? ईएम वेव भी बोलते हैं। जिसे अपन क्या बोलेंगे? ईएम वेव भी बोलेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर ईएम वेव, इसके बारे में डिस्कस करते, चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है? सबसे फर्स्ट ऑफ थिंग आपको ये समझ में आए वेव क्या होती है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो मैं पढ़ा दूंगा। मैंने आपको क्या बोला? मेरा काम ये है कि आपको केमिस्ट्री के लिए इंटरेस्ट डेवलप करना। इंटरेस्ट डेवलप तभी होता है जब कुछ चीजों को अपन जानते हैं अच्छे से कि हाँ ये चीज ऐसी होती है, ऐसे होती हुई, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन अपन से बनने लग जाए ना, तो सब्जेक्ट में अपना आप इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। सब्जेक्ट टफ क्यों लगता है? जब सब्जेक्ट टफ लगता है तो अपन पढ़ना ही छोड़ देते हैं कि यार सब्जेक्ट तो टफ है। टफ क्यों है? कि उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो पाया। इंटरेस्ट डेवलप क्यों नहीं हो पाता है? आपसे क्वेश्चन सोल्व नहीं होते। क्वेश्चन सोल्व नहीं होते तो आपको लगता है यार ये सब्जेक्ट अपने को समझ में कम आता है। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, आपको पहले भी बोला था, मेरा काम इतना रहेगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप कर दूंगा, न्यूमेरिकल्स होने लग जाएंगे, क्वेश्चंस आपसे होने लग जाएंगे, तो आपको लगेगा कुछ नहीं करना है, अपन को तो नोटबुक फॉलो करनी है और सर को फॉलो करते हैं और मॉड्यूल सोल्व करते हैं। तो आपको खुद को लग जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आएगा, फिर आप बोलोगे नहीं केमिस्ट्री अच्छा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो वेव क्या होती है? आपने कभी ये ऑब्जर्व किया, जैसे आपने कागज की नाव बनाई हो बारिश में और उसमें छोड़ दी, ठीक है, बारिश का पानी बह रहा था तब तक तो नाव बहेगी। या फिर अगर आपने सपोज करो पानी रुका हुआ तालाब है और उसमें एक नाव चला दी कागज की, ठीक है, नाव चला दी, नाव थोड़ी देर जाने के बाद जो है वो रुक जाती है, रुक जाती है। अब वो मोशन में नहीं है, मूवमेंट नहीं कर रही है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप तालाब में उतर के उसको धक्का लगा के आ जाओगे, खुद डूब डबा गए तो कोई, है ना, तो ऐसा तो करोगे नहीं आप। आपने एक काम किया होगा, एक पत्थर लिया होगा और उस तालाब में एक पत्थर फेंका होगा, तालाब में पत्थर फेंका होगा, वो कोई एग्जैक्ट जाके नाव के ऊपर थोड़ी लगा था, वो नाव के जस्ट पास में गिरा होगा। अगर नाव के जस्ट पास में गिरा होगा तो आपको पानी में कुछ ऐसे दिखाई दिया होगा, ये ऐसे, ये ऐसे दिखाई दिया होगा, दिखाई दिया होगा ना? हाँ, अगर नाव इस जोन में आ गई कहीं पे तो उसको एनर्जी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? एनर्जी, और नाव मूवमेंट कर जाएगी। अगर नाव इस जोन में है ही नहीं, नाव तो यहां पड़ी और वेव ऐसे बनी यहां पे, ये ऐसे बना सर्किल, तो फिर नाव का मूवमेंट नहीं होगा। तो एटलीस्ट आप जो पत्थर फेंकते हो वो नाव के पास जाए, नाव के पास जाए, और ये बनता है, ये क्या करता है, अपनी एनर्जी किसको देगा? नाव को, और नाव चलनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो आप ये बनता है ना सर्किल, इट इज वेव। ये क्या है? वेव। वेव इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी को ट्रांसफर करने का मोड है। आपको एनर्जी देनी थी नाव को, बोट को आपको एनर्जी देनी थी, अब आप दे नहीं सकते, तो आपने कौन सी फॉर्म में दी?
वेव फॉर्म में दी। तो वेव इज द फॉर्म ऑफ, वेव इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी ट्रांसफर करने का एक क्या है, मोड है। और फिर अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होगी। नाम से ही मालूम चल रहा है इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और एक कौन सा फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। देखिए, देखते जाइएगा। पहला पॉइंट बात करते हैं, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। से पहले वेव इज द मोड ऑफ, वेव इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वेव इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जैसे हीट एंड वर्क डन जो होता है, अपन बोलते हैं ना वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। तो वर्क इज ए टाइप ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, वर्क इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, हीट इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। सिमिलर वे में वेव इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगा। वेव जो होगा इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। ठीक है, सेकेंड नंबर पॉइंट, सेकेंड नंबर पॉइंट मैं डेफिनेशन पे आ रहा हूं, डेफिनेशन पे आ रहा हूं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, एक्सेलरेटेड, एक्सेलरेटेड का मतलब उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, कोई चार्ज पार्टिकल है और एक्सेलरेटेड है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड and produces and transmitted in the form of, and transmitted in the form of wave which is known as EM wave, which is known as EM wave। क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है। तो अपन ने बोला कि मैक्सवेल ने ये बोला था कि अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है, उसने क्यों बोला था कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल जो होता है वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा, अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ट्रांसमिटेड होगा। ट्रांसमिटेड का मतलब आगे चलेगा, इन द फॉर्म ऑफ वेव विच इज नॉन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस कैसे होगी, कोई चार्ज पार्टिकल होना चाहिए, एक्सेलरेटेड होना चाहिए। एक्सेलरेटेड का मतलब उसका एक्सेलरेशन होना चाहिए, वेलोसिटी अगर चेंज होती है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, वेव प्रोड्यूस करता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ईएम वेव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ईएम वेव। अगर मैं बात करूं ईएम वेव के डायग्राम की कि कैसा बनेगा, तो देखो देखिएगा कैसा बनेगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है। एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे साइड में मैग्नेटिक फील्ड है। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन वेव की। सबसे सिंपलेस्ट डायग्राम है, वेव ऐसे मूवमेंट कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ऐसे, ये लीजिएगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ऐसे, ये लीजिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ये इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हो गए। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव हो गया, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गए। ये वाली सिचुएशन बन गई, ये वाली।
ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। ये देखो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में, तीनों कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। चलिए इसका वेव के फॉर्म में डायग्राम बनाया जाए तो वेव के फॉर्म में ऐसा बनेगा। 2 डायमेंशन में अगर डायग्राम बनाया जाए तो ये देखो ऐसा बनेगा। ये जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, ये कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा। 3D का डायग्राम अगर 2D में बनाओगे तो ऐसा ही दिखेगा कुछ, ये इसके परपेंडिकुलर दिखेगा, ये ऐसे दिखाई देगा। ये जो बनाया है ये कौन सा फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है, ब्लू वाला। ये इस टाइप से दिखाई देगी, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था थोड़ी सी ड्राइंग जो है वो वीक है, तो ये इस टाइप से बनेगा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। ओके, एक इलेक्ट्रिक, ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर इसमें बनाओगे कैसे? बाहर कंपोनेंट लाओगे कैसे? तो इसको बनाने का तरीका ऐसा रह जाएगा, ठीक है। ये हो गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। होती क्या है इसके बारे में समझ में आया। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईएम वेव। चलिए फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ईएम वेव की? इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव the direction of propagation of wave is perpendicular to electric and magnetic field. Direction of propagation of wave is perpendicular to electric and magnetic field. इसका मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये देखो तीनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। सेकेंड नंबर पॉइंट, they do not require any medium for propagation. उनको मूवमेंट करने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इसका मतलब वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। किसमें ट्रेवल कर सकती है? वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती है। थर्ड नंबर पॉइंट, they travel with velocity of light. वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से मूवमेंट करेगी। दे ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये हो जाएगा। ये बेसिक अपना था ईएम वेव का इंट्रोडक्शन है अभी तो। नेक्स्ट क्लास में ईएम वेव कौन कौन सी होती है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। ईएम वेव की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी उनके बारे में बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता दी, प्रॉपर्टीज क्या होगी? मींस वेवलेंथ होगी, फ्रीक्वेंसी होगी, टाइम पीरियड होगा, ठीक है, वेव नंबर होगा, इन सब की और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की बात अपन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं आपको कुछ एक प्रॉब्लम अभी बोल रहा हूं जिनको आपको करनी है, ठीक है, जिनको अपन को चलिएगा नेक्स्ट टॉपिक में ही बात करेंगे कौन कौन से प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें ईएम वेव भी आ जाएगा, प्लांक क्वांटम थ्योरी वगैरह सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक ईएम वेव को आगे कंटिन्यू करते हुए मैक्स प्लांक क्वांटम थ्योरी। ओके, थैंक यू।